हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज हम देखेंगे मांग विश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे यूजीसी नेट, यूपी पीजीटी किसी या फिर किसी भी पीजीटी में पूछे जाते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र का सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बहुत थोड़े बहुत परिवर्तन तो सभी में होते हैं। तो इसमें हम आज मांग विश्लेषण से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला सवाल है, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। हमारे ऑप्शन है, पहला बाएं से दाएं ऊपर की ओर, दूसरा बाएं से दाएं नीचे की ओर, तीसरा अक्ष के समानांतर, चौथा यहाँ पर एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष के समानांतर, और यहाँ पर वाई अक्ष के समानांतर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स एंड यहाँ पे वाई। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाएं नीचे की ओर। हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मांग का नियम वस्तु की मांगी गई मात्रा और उसकी कीमतों के मध्य जो है संबंध को व्यक्त करता है। मांग के नियम के अनुसार मांग की मात्रा कीमत अगर बढ़ रही है, मांग की मात्रा कीमत बढ़ने से घटती है और कीमत अगर कम हो रही है तो मांग बढ़ती है। इस प्रकार यह नियम कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध बताता है। मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, तो मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने का कारण जो है वो उपयोगिता ह्रास नियम को माना जाता है। हमारा दूसरा सवाल है, मांग का नियम आधारित है, पहला एक गुणात्मक कथन पर, दूसरा एक परिमाणात्मक कथन पर, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग जो है वो एक गुणात्मक कथन पर आधारित है। मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध को व्यक्त करता है। ये हमने पहले वाले सवाल में भी जाना है, परंतु यह संबंध निश्चित रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, अर्थात यह संबंध आनुपातिक या गैर आनुपातिक दोनों हो सकता है। वस्तुतः मांग का नियम किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा मात्र को व्यक्त करता है। हमारा तीसरा सवाल है, मांग का नियम कहलाता है। हमारे ऑप्शन है, कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, दूसरा कीमत वृद्धि से मांग घटती है, तीसरा मांग वृद्धि से कीमत बढ़ती है, और चौथा पूर्ति में वृद्धि से मांग बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत वृद्धि से मांग घटती है। हमने अभी पढ़ा था कि मांग के नियम के अनुसार अगर अन्य बातें समान रहती हैं, अन्य बातों में क्या होता है, आपका समय, कीमत, आय, तत्परता, रुचि। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, जिसे हम P अनंत 1/D से भी प्रदर्शित करते हैं। हमारा चौथा सवाल है, कुल मांग वक्र प्रारंभ होता है। हमारे ऑप्शन है, ए मूल बिंदु से, दूसरा मूल बिंदु के नीचे से, तीसरा मूल बिंदु के ऊपर से, और चौथा निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा मूल बिंदु के ऊपर से। मांग का एक डायग्राम बनता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे बहुत अच्छा तो नहीं बन पाएगा, फिर भी मैं थोड़ी कोशिश कर रही हूँ उसको बनाने की।
ये वाला अच्छा हो जाता है बाय, ये हो जाता है हमारा एक्स, और यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें P1, P2 और P3, ठीक, तो हमारा जो मांग वक्र है वो ऐसा आता है, इसको टच करते हुए आता है, ये वो प्रॉपर नहीं बन पाया है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूल बिंदु के ऊपर से ही ये सारा चालू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां सवाल है, घटिया वस्तु के मांग वक्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है, सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से ज़्यादा खड़े ढाल का होता है। दूसरा, सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से ज़्यादा चपटा होता है। हमारा तीसरा है, सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र के समानांतर होता है। और चौथा है, सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र के लंबवत होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। घटिया वस्तु के मांग वक्र के संबंध में सामान्य मांग वक्र क्षतिपूरक मांग वक्र से ज़्यादा खड़े ढाल का होता है। हमारा 6वां सवाल है, किसी वस्तु की मांग अनुसूची बनाने में किसको स्थिर नहीं माना जाता? हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, पहला पूरक वस्तु की कीमत, दूसरा स्थानापन्न वस्तु की कीमत, तीसरा उपभोक्ता की कीमत, और चौथा उस वस्तु की कीमत। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस वस्तु की कीमत। मांग अनुसूची वह अनुसूची है जो किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्यों पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को बताती है, जिसे हम दो भागों में व्यक्त करते हैं, व्यक्तिगत मांग सूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिगत मांग अनुसूची व्यक्ति विशेष के संबंध में यह जानकारी प्रदान करता है कि वह किस समय विशेष के संबंध में दी जा रही है। हमारा 7वां सवाल है, सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल होती है, पहला धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा शून्य और चौथा अनंत। चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्स वाई, और ये यहाँ पे हमारी सप्लाई की जा रही है। तो आपूर्ति से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसे कोई विक्रेता एक निश्चित कीमत तथा निश्चित समय पर बेचने को तैयार रहता है। पूर्ति का विस्तार तथा संकुचन एक ही पूर्ति वक्र पर होता है, जबकि पूर्ति की वृद्धि एवं कमी में पूर्ति वक्र बदल जाते हैं। हमारा 8वां सवाल है, मांग फलन है, कीमत एक दिश, पहला बढ़ता हुआ फलन, दूसरा घटता हुआ फलन, तीसरा ना ही बढ़ता हुआ और ना ही घटता हुआ फलन, और चौथा स्थिर फलन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटता हुआ फलन। किसी वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच फलनात्मक संबंध व्यक्त करते हैं, और करने वाले फलन को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, dx बराबर f, ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा px कॉमा p0 कॉमा y कॉमा t। इस तरीके से मांग फलन कीमत का एक दिश घटता हुआ फलन है, क्योंकि किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। मांग तालिका क्या प्रदर्शित करती है? हमारे ऑप्शन है, पहला मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध, दूसरा मांग तथा वस्तु की मात्रा में फलनात्मक संबंध, तीसरा विभिन्न समय बिंदुओं पर मांग की मात्राओं का तालिका के माध्यम से प्रदर्शन,
चौथा, विभिन्न स्थानों का मांग की मात्रा का तालिका के माध्यम से प्रदर्शन। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांग की मात्रा तथा मूल्य में फलनात्मक संबंध है। मांग तालिका किसी वस्तु की मांग की मात्रा तथा उसके मूल्य में फलनात्मक संबंध को जो है वो प्रदर्शित करती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन से संबंधित है? हमारे पहला ऑप्शन है Q, दूसरा है डेल Q, तीसरा है Q1 माइनस Q और चौथा है Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेल Q। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या बोलता है, जब मांग रेखा x अक्ष के समानांतर सीधी हो तो मांग की लोच क्या होगी? हमारे ऑप्शन है EP बराबर 0, EP बराबर यहाँ पे अनंत है, तीसरा EP बराबर 1 या EP बराबर 0। यहाँ पे बताया गया है कि मांग की लोच 0 है, मांग की लोच अनंत है, मांग की लोच 1 के बराबर है या मांग की लोच जो है वो 1 से कम है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांग की लोच जो है वो अनंत होती है। ठीक, तो अनंत का हमारा जो कर्व है वो कैसा बनता है, एक बार हम बना के देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आ जाएगा हमारा x, यहाँ पर आ जाएगा हमारा y और यहाँ पर एक सीधी रेखा, क्योंकि ये सीधी रेखा कितनी जाएगी हमें इसका कोई भी अनुमान नहीं होता है। तो यहाँ EP बराबर अनंत, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका प्राइस कितना जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं होती है। यहाँ पर नीचे हम मात्रा ले लेते हैं और यहाँ साइड में हम कीमत ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा अनंत। हमारा अगला सवाल है, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा। ठीक, तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बाईं तरफ विस्थापित वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, दूसरा बाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, तीसरा नीचे की तरफ ढाल और चौथा ऊपर की तरफ ढाल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीचे की तरफ ढाल। मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र नीचे की तरफ ढाल वाला होगा, क्योंकि मांग के नियम के अनुसार मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। अर्थात जब वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी और जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी। इस प्रकार उस वस्तु का जो मांग वक्र प्राप्त होता है वह नीचे की तरफ ढाल वाला होता है, जिसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र कैसा होगा? हमारे ऑप्शन है लोचदार, दूसरा इकाई लोचदार, तीसरा बेलोचदार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोचदार। यदि कीमत घटने पर कुल आगम बढ़ता है तो मांग वक्र लोचदार होगा, क्योंकि कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ रही होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, पूर्ति वक्र में संचलन निम्न कारणों से होता है। पहला प्रौद्योगिकी, दूसरा साधन कीमतें, तीसरा उस वस्तु की कीमतें और चौथा उपरोक्त सभी। तो ये प्रश्न जो है वो उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया था और थोड़े इसके ऑप्शन में जो है वो कंफ्यूजिंग है। किसी ने इसको सी सही माना है, किसी ने डी सही माना है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि
पूर्ति वक्र में संचलन वस्तु की कीमतों में होता है, प्रौद्योगिकी में होता है, उत्पाद में होता है। तो इसका आंसर हम उपरोक्त सभी मानते हैं। अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग अपने वक्तव्य दिए हुए हैं। हमारा 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोम मांग फलन का सही वर्णन करता है? हमारे ऑप्शन है P बराबर F ब्रैकेट में D, D बराबर F ब्रैकेट में P और D बराबर F 1/P और P बराबर F D1/Y। यहाँ पे बताना है कि डिमांड ज़्यादा है कि प्राइस ज़्यादा है कि ये इससे ज़्यादा है या कम है। तो हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राइस बराबर फलन बराबर डिमांड। चलिए हमारा अगला सवाल है, माना कि लोग अपने हैमबर्गरों को प्याज के साथ पसंद करते हैं। यदि हैमबर्गरों की आपूर्ति में कमी आती है तो प्याज की मांग में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना किसकी होगी? हमारे ऑप्शन हैं, पहला अपरिवर्तित बनी रहेगी क्योंकि हैमबर्गर और प्याज अलग अलग वस्तुएं हैं। दूसरा वृद्धि होगी क्योंकि हैमबर्गर और प्याज स्थानापन्न है। तीसरा वृद्धि होगी क्योंकि हैमबर्गर और प्याज एक दूसरे के पूरक हैं। और चौथा कमी आएगी क्योंकि हैमबर्गर और प्याज एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कमी आएगी क्योंकि हैमबर्गर और प्याज एक दूसरे के पूरक हैं। लोग जो है वो हैमबर्गर को प्याज के साथ खाना पसंद करते हैं। यदि हैमबर्गर की आपूर्ति में कमी आती है तो प्याज की मांग में कमी आएगी क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। जब दो वस्तुओं की मांग किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ की जाती है तो वे पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। अन्य शब्दों में, जब एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम हमेशा से लेते आए हैं, जैसे पेन और स्याही एक दूसरे की पूरक वस्तुएं मानी जाती हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि की मांग की व्याख्या निम्नलिखित में से किस प्रभाव से की जा सकती है? पहला स्नो प्रभाव, दूसरा बैंडवैगन प्रभाव, तीसरा वेवलेन प्रभाव और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नो प्रभाव। किसी वस्तु के मूल्य गिरने पर समुदाय के कुछ लोग तो मूल्य में गिरावट के कारण मांग में वृद्धि लाते हैं, तो कुछ लोग सामान्य लोगों से अपने को अलग रखने के लिए कीमत में गिरावट के बाद भी उस वस्तु की मांग जो है वो कम करते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। इसे हम दुर्लभ चित्रों, दुर्लभ टिकटों इत्यादि में मांग की व्याख्या के लिए स्नो प्रभाव कहते हैं। हमारा 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल शीर्षक पुस्तक लिखी? हमारे ऑप्शन हैं हैंसन, फिलिप्स, उर्सुला, जे.आर. हिक्स। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1939 में वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी। यहाँ पे आपके दो सवाल तैयार होते हैं कि वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक किसने लिखी और दूसरा कि वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक जो है वो किस सन में प्रकाशित की गई। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका जे.आर. हिक्स और दूसरा 1939। हमारा अगला सवाल है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल क्यों होता है? हमारे ऑप्शन है, पहला केवल आय प्रभाव के कारण, दूसरा
प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, मतलब ये दिए गए हैं ऑप्शन, तो जिसमें हमको बताना है कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं या फिर केवल एक सही है या केवल सेकंड सही है या एक और दो इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें हमें सही आंसर देना है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा। तो इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा दोनों। ये दोनों के कारण ही होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, हम इस सवाल को थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं, हमारे 19 नंबर सवाल को। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा कि केवल इसमें दो चीज़, एक ही चीज़ होती है प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण। मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण होता है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहलाता है? एक्स वस्तु के मूल्य में सापेक्षिक परिवर्तन के कारण y वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन से है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक जो आय है वो यथावत बनी रहती है और मूल्य में कमी के कारण प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा वस्तु की मांग में वृद्धि करता है। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल दूसरा। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण ही जो है मांग वक्र में ऋणात्मक ढाल होता है। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, खाद्य वस्तुओं की मांग आय बिलोच होती है। खाद्य वस्तुओं की मतलब जो हमारे खाने योग्य वस्तुएं होती हैं उनकी मांग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? हमारे ऑप्शन है गिफेन विरोधाभास, एंजल नियम, तीसरा गॉसेन और चौथा रिकार्डो नियम। तो इस सवाल का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एंजल नियम। जर्मन सांख्यिकीविद एंजल ने घरेलू आय स्तर तथा खाद्य पदार्थों पर खर्च की आय के अनुपात के मध्य प्रतिलोम संबंध को स्थापित किया, जिसमें खाद्य वस्तुओं की मांग आय बिलोच थी, जिससे कुल औद्योगिक उत्पादन में खाद्य उत्पादन के अंश गिर जाएंगे, फलतः ऊपर उठेंगे। हमारा 21वां प्रश्न है, श्रम के लिए फर्म की मांग व्युत्पन्न मांग है क्योंकि वह निम्नांकित पर निर्भर है। पहला, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनका उत्पादन करने में श्रम मदद करता है। दूसरा, श्रम तथा उत्पादन के अन्य कारकों के बीच प्रतिस्थापन की डिग्री। तीसरा, श्रम की मांग की लोच। और चौथा, उत्पादन के अन्य कारकों की मांग। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं एवं सेवाओं जिनका उत्पादन करने में श्रम मदद करता है कि मांग है, क्योंकि श्रम के लिए फर्म की मांग व्युत्पन्न मांग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 22वां सवाल है, यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो तो उस वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति, हमारे ऑप्शन है पहला बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा स्थिर रहती है, चौथा बढ़ती, घटती तथा स्थिर रहती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। एक्स वाई, ठीक, यहाँ पे डॉट डॉट करके हम एक बनाते हैं, ठीक। यहाँ ये हमारी सप्लाई होती है, यानी कि पूर्ति होती है, P1
P2। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी होती है Q1 एंड Q2। तो यदि आपूर्ति वक्र का ढाल ऋणात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति बढ़ती है। हमारा 23वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे ऑप्शन है, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। दूसरा, यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग भी अधिक होगी। तीसरा, यदि वस्तु की मांग कम है तो साधन मांग अधिक होगी। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन मांग भी अधिक होगी। साधन की मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं होती, क्योंकि मांग तो वस्तुओं की होती है और साधनों की आवश्यकता उन वस्तुओं के उत्पादन के लिए होती है। इसलिए यदि वस्तुओं की मांग बढ़ जाए तो उन साधनों की मांग भी बढ़ जाती है जिनकी सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन होता है। हमारा 24वां सवाल है, मांग का संकुचन होता है जब, हमारे ऑप्शन है, उपभोक्ताओं की संख्या कम हो जाती है। दूसरा, संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तीसरा, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। और चौथा, उपभोक्ताओं की आय कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अन्य बातों के समान रहने पर जब मूल्य में कमी के कारण मांग बढ़ जाती है तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जब मूल्य में वृद्धि के कारण मांग कम हो जाती है तो इसे मांग का संकुचन कहते हैं। इस प्रकार मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर चलना मांग विस्तार तथा ऊपर बाईं ओर चलना संकुचन कहलाता है। हमारा 25वां सवाल है, व्युत्पन्न मांग का अर्थ है, हमारे ऑप्शन है, पहला, मुद्रास्फीति के कारण अधिक मांग। दूसरा, वस्तुओं की सकल मांग। तीसरा, अधिक आय के कारण अधिक मांग। चौथा, उत्पादन के साधनों की मांग। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के साधनों की मांग। व्युत्पन्न मांग का अर्थ उत्पादन के साधनों की मांग से है, अर्थात उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग है जो उनकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है। सीमांत का मतलब क्या होता है? एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन। यहाँ पे हमारा 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता? ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हो जाता है और ये यूपी पीसीएस में भी 2004 और 2006 दो बार रिपीट हो चुका है। हमारे ऑप्शन है, वस्तु का मूल्य। दूसरा, उपभोक्ता की आय। तीसरा, स्थानापन्नों के मूल्य। और चौथा, पूरकों के मूल्य। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का मूल्य। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता, जबकि अन्य में परिवर्तन के साथ खिसकेगा। हमारा 27वां सवाल है, एक मिनट होल्ड कर लीजिएगा, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए, हमारा 27वां सवाल है, यदि मांग वक्र अति परवलय हो तो वक्र प्रत्येक बिंदु
बाईं से दाईं ओर प्रदर्शित करेगा। हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, पहला घटता हुआ मांग वक्र, दूसरा घटता हुआ कुल व्यय, दूसरा बढ़ता हुआ कुल व्यय, तीसरा स्थिर कुल व्यय, चौथा बढ़ता हुआ कुल आगम। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिर एवं कुल व्यय। यदि मांग वक्र का आकार अति परवलय हो तो यह वक्र बाईं से दाहिनी ओर होता है। जैसे इसे अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझें, यहाँ पे x है, यहाँ पर y है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यदि मांग वक्र का आकार अति परवलय हो और बाएं से दाहिनी ओर, ठीक। तो ये इस तरीके से, अगर इस तरीके से जा रहा है तो दाहिनी ओर गिरती हुई होगी, तो यह वक्र प्रत्येक बिंदु पर स्थिर कुल आय प्रदर्शित करेगा, क्योंकि ये क्या है, डिमांड कर्व, ठीक। यहाँ पे क्वांटिटी एंड यहाँ पे प्राइस इसमें प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा कि मांग वक्र अति परवलय हो तो स्थिर कुल व्यय को प्रदर्शित करता है। हमारा 28वां सवाल है, सामान्यतः मांग की रेखा, हमारे ऑप्शन है, पहला बाएं से दाहिने ओर ऊपर बढ़ती है, दूसरा बाएं से दाहिनी ओर नीचे गिरती है, तीसरा अति परवलय होती है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा बाएं से दाहिनी ओर नीचे गिरती है। सामान्यतः मांग की रेखा बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरती है, जिसके कारण होते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और समसमान उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है, कोई उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता है या उपभोग करता है तो धीरे धीरे उसकी जो वैल्यू है वो गिरती जाती है। और सम सीमांत उपयोगिता क्या होता है, मार्शल उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में, जहां एक मिनट इसको देख लेते हैं, जहाँ MU(x) अपॉन PX बराबर MU, एक मिनट इसको ज़रा फिर से कर लेते हैं, MUX अपॉन PX बराबर MUM होता है। ये समसीमांत उपयोगिता में होता है। हमारा 29वां सवाल है, विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी होता है। हमारे ऑप्शन है, पहला परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हैं, दूसरा कपट संधि नहीं करते हैं, तीसरा कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। विकुंचित मांग वक्र मॉडल के अंतर्गत अल्पाधिकारी सभी कार्य करते हैं। जैसे पहला परस्पर निर्भरता स्वीकार करते हैं, दूसरा कपट संधि नहीं करते हैं, तीसरा स्थिर कीमतों को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। हमारा 30वां सवाल है, मांगजन्य मुद्रास्फीति निम्नलिखित कारणों में से किसे सृजित नहीं करती है। हमारे ऑप्शन है, पहला सरकारी व्यय में वृद्धि, दूसरा मुद्रापूर्ति में वृद्धि, तीसरा बजट घाटा और चौथा ऊंची दर की वृद्धि। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर डी, ऊंची कर की दर। मांगजन्य मुद्रास्फीति से तात्पर्य वस्तुओं तथा सेवाओं की तेजी से बढ़ती मांग के कारण कीमतों में होने वाली वृद्धि से है। जैसे पहला सरकारी व्यय में वृद्धि हो जाए, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाए, बजट घाटा हो जाए, जबकि ऊंची कर की दर
मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण नहीं होती बल्कि स्फीति को रोकती है। पर अब चूंकि यहाँ पे कारण ऐसे दिए गए हैं कि आंसर उसका वही आता है। हमारा 31वां सवाल है, कीमत में हुए परिवर्तन से कीमत में हुए परिवर्तन से मांग में हुई संवेदनशीलता को बताना है कि अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग उसमें किस प्रकार से संवेदनशील होती है। हमारे ऑप्शन है, पहला मांग के नियम द्वारा मापा जाता है, दूसरा पूर्ति के नियम द्वारा मापा जाता है, तीसरा संतुलन कीमत द्वारा मापा जाता है और चौथा मांग की लोच के द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांग की लोच द्वारा मापा जाता है। क्योंकि कीमत में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो मांग में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु के मूल्य में होने वाले सापेक्षिक परिवर्तन परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाली सापेक्षिक अनुक्रिया होती है। जैसे अगर हम इसको थोड़ा समझें, अगर मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ पे उसकी मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है। जब मात्रा में परिवर्तन होगा तो कीमत से देखा जाएगा तो इसे हम क्यू पी अपॉन क्यू भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए, ये भी 5 प्रकार के होते हैं परिवर्तन, पूर्णतः या बेलोचदार, लोचदार मांग, समलोचदार या इकाई के बराबर बेलोच मांग और पूर्णतः बेलोचदार मांग। हमारा 32वां प्रश्न है, क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य है मांग की, ऑप्शन है, पहला अत्यधिक लोचदार, दूसरा पूर्णतः लोचदार, तीसरा पूर्णतः बेलोचदार, चौथा सामान्यतः लोचदार। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णतः लोचदार। क्षैतिज मांग वक्र का तात्पर्य मांग की पूर्णतः लोचदार से है, जबकि किसी वस्तु के मूल्य में, अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, x प्लस वाई, ये हमारी अनंत की रेखा होती है। ठीक, यहाँ पे हम प्राइस रखते हैं, हमारे मूल्य के अकॉर्डिंग ही हमारी वस्तु की मांग बढ़ती या घटती है। ठीक, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं Q, Q1, Q2। तो जब किसी वस्तु के मूल्य में अल्प वृद्धि होते हुए उस वस्तु की मांग शून्य हो जाए या अल्प कमी उसकी मांग में अनंत परिवर्तन कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्णतया लोचदार मांग। हमारा 33वां प्रश्न है, मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि पहला सीमांत उपयोगिता स्थिर होती है, दूसरा सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है, तीसरा सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, चौथा सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। मांग वक्र दाईं ओर गिरता हुआ होता है क्योंकि सीमांत उपयोगिता ह्रासमान होती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत जैसे जैसे हम किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में कमी आती जाती है। हमारा 34वां प्रश्न है, एक अपवाद वाली मांग वक्र वह है जिसकी ढाल, यहाँ पे ढाल है, जिसकी ढाल पहला दाईं ओर उठी हुई होती है, दूसरा दाईं ओर गिरती हुई होती है, तीसरा बाईं ओर उठती हुई होती है और चौथा एक्स अक्ष से क्षैतिज होती है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाईं ओर उठी हुई होती है। इसको भी हम थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक्स वाई, ठीक, ये जो है थोड़ी सी ऐसी इस तरीके से उठी हुई होती है। एक अपवाद मांग वक्र वह होती है जिसकी ढाल दाईं ओर ऊपर उठी हुई हो।
ऐसी स्थिति में मूल्य मांग संबंध धनात्मक होता है। गिफेन वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जीवन निर्वाह अनिवार्य वस्तुएं आदि के संबंध में ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। हमारा 35वां सवाल है, यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, हमारे ऑप्शन है, दूसरी वस्तु का मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगा। दूसरा, दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। तीसरा, दूसरी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। और चौथा, दूसरी वस्तु के मांग वक्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरी वस्तु का मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। जब एक वस्तु के मूल्य में कमी दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि ला दे तो ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पेन तथा स्याही। इस प्रकार की वस्तुओं की मांग व मूल्य के बीच विलोम संबंध पाया जाता है। हमारा 36वां प्रश्न है, एक सामान्य मांग फलन होता है कीमत का, हमारे ऑप्शन है, पहला एक दिश वर्धमान फलन, दूसरा एक दिश ह्रासमान फलन, तीसरा कूदता हुआ फलन और चौथा स्थिर फलन। हमें एक सामान्य मांग फलन के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिश ह्रासमान फलन। एक वस्तु के मूल्य तथा मांग में विलोम फलनात्मक संबंध होता है। इसका अभिप्राय यह है कि जब किसी वस्तु का मूल्य अधिक होता है तो वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो कम हो जाती है। हमारा 37वां सवाल है, निम्न में से स्वयं में उत्पाद हेतु मांग वक्र के खिसकने का कारण नहीं होगा। हमारे ऑप्शन है, पहला उपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन, दूसरा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, तीसरा उत्पादन की कीमत में परिवर्तन और चौथा संबंधित उत्पादों की कीमत में परिवर्तन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादन की कीमत में परिवर्तन। यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण एक ही मूल्य पर मांग अपेक्षाकृत अधिक हो जाए अथवा कम हो जाए तो इसे क्रमशः मांग में वृद्धि, मांग में कमी कहते हैं। मांग के प्रकर्षण तथा विकर्षण का कारण है उपभोक्ता की आय तथा संचित धन की मात्रा में वृद्धि या कमी। हमारा 38वां सवाल है, मांग को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, पहला क्रय की इच्छा, दूसरा क्रय की तत्परता, तीसरा क्रय की सामर्थ्य और चौथा पर्याप्त क्रय शक्ति के साथ इच्छा एवं तत्परता। तो हमें यह बताना है कि हम मांग को जो है वो किस रूप में व्यक्त कर रहे हैं या परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें हम सभी चीज़ों को ले रहे हैं, पर्याप्त क्रय शक्ति को भी ले रहे हैं, इच्छा को भी ले रहे हैं, तत्परता को भी ले रहे हैं और इसमें इन सभी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। हम किसी एक चीज़ से इसको नहीं माप सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला सवाल है, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है। हमारे ऑप्शन है, पहला
व्यक्तिगत मांग वक्रों का अंकगणितीय औसत। दूसरा, व्यक्तिगत मांग वक्रों का हरात्मक औसत। दूसरा, व्यक्तिगत मांग वक्रों का हरात्मक औसत। तीसरा, व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज औसत। और चौथा है व्यक्तिगत मांग वक्रों का ऊर्ध्व औसत। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत मांगों का क्षैतिज औसत। किसी विशिष्ट समयावधि में एक व्यक्ति की किसी विशेष मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा क्रय करने की इच्छा होती है वह उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग कहलाती है। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों की क्षैतिजीय योग होते हैं। हमारा 40वां सवाल है, एक उपयोगिता मनोवैज्ञानिक विचार है, इसलिए इसकी, हमारा ऑप्शन है पहला, गणनावाचक माप की जा सकती है। दूसरा, गणनावाचक माप नहीं की जा सकती है। तीसरा, क्रमवाचक माप नहीं की जा सकती है। और चौथा, तुलनात्मक माप के साथ गणनावाचक माप की जा सकती है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसकी गणना नहीं की जा सकती। पेरेटो, एलन, हिक्स तथा सैमुअल्सन आदि अर्थशास्त्री का कहना है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तथा व्यक्तिनिष्ठ विचार है। इसकी अनुभूति की जा सकती है लेकिन इसकी वस्तुनिष्ठ आधार पर माप नहीं की जा सकती। यहीं पर अगर हम मार्शल की बात करें तो मार्शल मानते हैं कि इसकी गणना जो है वो माप की जा सकती है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसमें अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अगर हम एक मनोवैज्ञानिक विचार की बात माने तो इसका समर्थन किस किस ने किया है? पेरेटो, एलन, हिक्स और सैमुअल्सन ने। हमारा 41वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथन है। पहला, आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, आय में वृद्धि होने पर मांग में विस्तार हो जाता है। तीसरा, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आय में वृद्धि होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। जैसे ही किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं में संबंध प्रदर्शित करता है। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक सामान्य किस्म तथा एक निम्न किस्म, जिसे हम उत्तम या फिर निम्न कोटि की वस्तु के रूप में भी जानते हैं। हमारा 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों वक्तव्यों पर विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पहला है, आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को अधिक मात्रा खरीदने की योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिसकी कीमत में गिरावट आ जाती है। दूसरा, वस्तु के उत्पादन में वृद्धि। तीसरा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो हमें इसमें ये बताना है कि मांग वक्र नीचे की ओर प्रवृत्त होता है, तो इन तीन में से किन कारणों की वजह से वो नीचे की ओर प्रवृत्त होता है? तो हमारे ऑप्शन है, पहले में पहला और दूसरा, दूसरे में पहला और दूसरा, तीसरे में पहला और दूसरा, और पहला दूसरा तीसरा की ये सभी हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो इसमें हमारे सही आंसर में क्या क्या बोल सकते हैं हम कि आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव वाला, और दूसरा वस्तु के उत्पादन में वृद्धि।
ये दोनों ही सही हैं। हमारा 43वां प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। हमारे ऑप्शन है, पहला वस्तु की इच्छा, दूसरा वस्तु की आवश्यकता, तीसरा उस वस्तु की मांग मात्रा और चौथा किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट वस्तु की मांगी गई मात्रा। हमारा 44वां सवाल है, एक ही मांग वक्र पर चलन को कहते हैं। पहला, मांग में वृद्धि या कमी, दूसरा मांग को स्थिर मानते हैं, तीसरा मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में विस्तार या संकुचन कहते हैं। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, मांग वक्र के ऊपर उठने के कारण। अपवादी मांग वक्र के कौन से कारण नहीं है? पहला, मूल्यों के और अधिक बढ़ जाने के भय से बढ़े हुए मूल्यों पर वस्तु की अधिक मात्रा का क्रय करना, दूसरा प्रतिष्ठा से प्रेरित होकर बढ़े हुए मूल्यों पर अधिक मात्रा क्रय करना, तीसरा अज्ञानता के कारण मूल्य बढ़ने पर अधिक मात्रा क्रय करना, चौथा मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा क्रय करना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांग के नियम के विरुद्ध उपभोक्ता मूल्य बढ़ने की आकांक्षा, प्रतिष्ठा और अज्ञानता आदि के कारण मांग वक्र ऊपर की ओर उठता है, या जिसे हम कह सकते हैं मांग में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा क्रय करना। चलिए, पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको यह प्रश्न महत्वपूर्ण लगते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार करने वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो जो है वो एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में प्रस्तुत हो। धन्यवाद।